उपचुनाव की बात करें तो 7 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और तमाम तरह की जो तैयारी है वो भी की गई है। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव है इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इसी कड़ी में सुनील मिश्रा हमारे साथ नेता बीजेपी के जुड़ चुके हैं और साथ ही दीपक सिंह है विधान परिषद नेता कांग्रेस के, और कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता है सपा के, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। बिल्कुल, सबसे पहले सुनील मिश्रा जी मैं आपके पास जाऊंगी। सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है, 7 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है, किस नजरिए से आप इस उपचुनाव को देखते हैं? देखिए, जो स्थिति है उसके हिसाब से हम 7 सीटें जीत रहे हैं। पिछली सरकारों की गुंडाराज, भ्रष्टाचार, अराजकता वो अभी भी जनता भूली नहीं है। और माननीय योगी जी के, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो इस समय प्रदेश का, देश का जो विकास हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनता उसके साथ खड़ी हुई है। देखिए, जो भी इस समय परिस्थितियां, जब हम लोग को सत्ता मिली थी, जो परिस्थितियां थी, उस समय कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम सीमा पे था, कहीं कोई विकास नहीं था, किसी प्रकार का कोई वहां कोई गवर्नेंस नहीं था। उसके बाद माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है तब से उन्होंने लगातार वो काम करते चले जा रहे हैं और जनता भी उसको अप्रिशिएट कर रही है। आज अगर स्थिति को देखें तो आज के परिवेश में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं और बहुत आराम से हम लोग 7 सीटें जीतेंगे। जहां भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं और बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में 28 सीट के 28 हम लोग जीतेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है सपा के कपीश जी। सुनील मिश्रा जी को आपने सुना होगा, जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं, 7 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस उपचुनाव को? देखिए प्रीति जी, बहुत स्पष्ट की बात है कि मिश्रा जी ने, माननीय मिश्रा जी ने वही बातें कही हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2017 के समय में जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो उस समय उन्होंने जनता से वादा किया था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, विकास परक सरकार चलाएंगे और किसी भी भ्रष्टाचार और अपराध पे 0 टॉलरेंस की नीति रखेंगे। तो वो सारी चीजें तो विफल साबित हो रही है, क्योंकि विकास की जगह इन्होंने विनाश कर दिया। 2017 के जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वादा किया था और आज पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त सड़कों से भरा पड़ा है और ये पता नहीं चलता है कि आदमी नाली पे चल रहा है कि रोड पे चल रहा है। तो ये किसी से स्थिति छुपी नहीं है। गोरखपुर के अंदर लोकसभा के हमारे सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी 29 साल तक। गोरखपुर के अंदर पूरी शहर की रोड टूटी हुई है और वो तो छोड़िए, जो गोरखपुर की कनेक्टिविटी बनारस को जोड़ती है, जो प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, वो आज टोटल की टोटल नदी नाले की तरफ बनी हुई है। 10 घंटे में आप गोरखपुर से बनारस का सफर नहीं पूरा कर सकते हैं। तो ये तो इनकी गड्ढा युक्त सड़कों की बात हो गई। अब रह गई बात ये कि ये इन्होंने कहा था कि अपराध पे हम 0 टॉलरेंस की नीति रखेंगे, राम राज्य की स्थापना करेंगे। तो आपके सामने आंकड़े हैं कि आंकड़ा साफ कह रहा है 7.30% जो है वो एनसीआरबी के आंकड़े बढ़ चुके हैं अपराध के मामले में। और चलिए बिल्कुल, मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी विस्तार से, लेकिन हमारे साथ जो है दीपक सिंह विधान परिषद नेता है कांग्रेस की, वो भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इस उपचुनाव को आप सियासी मायने क्या निकालते, क्या कांग्रेस की उम्मीदें अभी भी बरकरार है? दीपक जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं नवल कांत सिन्हा भी हमारे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। नवल जी, इस उपचुनाव के सियासी मायने क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं? चूंकि सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है, 2022 सीधा प्रभावित होगा इससे। है और साथ ही एक
लिटमस टेस्ट है कि उत्तर प्रदेश में आज के हालात में कौन सा दल कहां पे खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दांव पे बीजेपी की लगी हुई है, क्योंकि सीटें मैक्सिमम बीजेपी की हैं। और इसके अलावा जो उपचुनाव होता है पिछले कई सरकारों में देखा गया है कि वो सरकार का चुनाव होता है, यानी कि जो सरकार के प्रत्याशी होते हैं कमोबेश वही जीतते हैं। कुछ चुनाव में परिस्थितियां अलग रही हैं, तो ये माना जाना चाहिए कि बीजेपी का चुनाव है। लेकिन मुझको लगता है कि कुछ सीटें खासतौर से गौर करने वाली होंगी, जैसे कि जो उन्नाव की सीट है उसकी हम अगर बात करें तो उन्नाव की सीट जहां पे सेंगर विधायक थे उनकी सदस्यता जाने के बाद चुनाव हो रहा है, तो वहां पे बीजेपी ने ये माना जा रहा था कि बीजेपी हो सकता है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को उतारे, तो वहां पे परिवार का सदस्य नहीं उतारा गया है, एक अलग प्रत्याशी दिया गया है। और इस देश में, इस प्रदेश में खासतौर से जाति की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। और पिछला जो विजेता था वो क्षत्रिय कैंडिडेट था, तो कैंडिडेट बदला है, वहां पे देखना होगा क्या स्थिति बनती है, बीजेपी कैसे चुनाव में जीत हासिल करती है। दूसरा जो मलहनी चुनाव क्षेत्र है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो सपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो पारसनाथ यादव जो बड़े नेता थे उनको मिनी सीएम कहा जाता था सपा के जमाने में, उनके निधन के बाद खाली हुई है। तो वहां पे समीकरण जो बिगड़े हैं वो धनंजय सिंह जो वहाँ के वे सांसद भी रह चुके हैं जौनपुर के, और वहां से विधायक भी रह चुके हैं। पहले सीट को बरारी के नाम से जाना जाता था, तो मलहनी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के समीकरण काफी। बिल्कुल, आप मलहनी का जिक्र कर रहे हैं, अगर मलहनी का जिक्र होता है तो यहाँ पर लकी यादव का नाम हम ले लेते हैं, राजनीतिक भविष्य उनका तय होगा यहाँ से? जी हाँ, निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि जो पारसनाथ यादव की जो भूमि है, जो जहाँ पे जिनकी पहचान थी और एक बड़े नेता थे, तो वो उनकी जो शख्सियत थी, उनकी जो सत्ता थी, वहाँ पे जो उनका जो ऑरा था वो ऑरा किस नेता को हासिल होता है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल, आपके पास में लौटूंगी। वहीं दीपक सिंह विधान परिषद नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या कांग्रेस को उम्मीदें बरकरार रखनी चाहिए? बीजेपी तो कह रही है, जीत का दावा कर रही है, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो एक बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दिए थे। प्रीति जी, ये उपचुनाव इस बात को प्रमाणित कर देगा कि बिना बड़े चेहरों के उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा, इसलिए लड़ा कि उत्तर प्रदेश की अहंकारी सरकार से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आपके पास में लौटूंगी, लेकिन हमारे दर्शकों को रूबरू करा दो इस वक्त की बड़ी जानकारी से। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की, जहां 7 विधानसभा सीटों पर अब तक 27.58% ही वोटिंग हुई है। बुलंदशहर सदर में 1 बजे तक 28.83% वोटिंग हुई है, और मलहनी में 1 बजे तक 28% वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। टुंडला में 1 बजे तक 31% ही वोटिंग हुई है। हालांकि देवरिया की हम बात करें तो 1 बजे तक 31.85% वोटिंग हुई है। वोटिंग प्रतिशत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। 7 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसी दौरान बुलंदशहर सदर में अगर हम बात करें 1 बजे तक 28.83% वोटिंग, मलहनी में 1 बजे तक जो है 28% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। वहीं चलिए चर्चा में लौटते हैं, और बिल्कुल दीपक जी अपनी बात को रखिए। मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अकेले सड़क से लेकर सदन तक लड़ी है, और विपक्षी दल शांत थे या तो भाजपा सरकार के साथ थे। उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव, जहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर 15 से 20 वर्ष से नहीं लड़ी थी, वहीं पर उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी कई सीटें जीतने जा रही है। इसको आप रिकॉर्ड पर लिख कर रख लीजिएगा। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में यह भी साबित हो जाएगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव नहीं होते हैं तब विकास की रट लगाती है, अलग बात है, इवेंट के अलावा धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जब चुनाव आते हैं तरह तरह के हथकंडे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी ब्राह्मण उत्पीड़न करके, कभी दलित उत्पीड़न करके, कभी किसी ऐसे राजनीतिक दल से साथ लेके तमाम हथकंडे अपनाती है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को इस तरह हारने जा रही है जो अब तक का सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड होगा उपचुनाव में सरकार के हारने का।
उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद से बेहाल है, बदहाल है, एक एक करके उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लगातार प्रदेश के विकास की रफ्तार कम होती जा रही है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश पूरी तरह से जंगल देखिए राज में दीपक जी, तब्दील आप होकर कह रहे हैं कि अपराध लोगों का ने राज बन मन चुका बना है, लिया है, लेकिन बलात्कार अगर का हम राज बन कांग्रेस चुका है। पार्टी की बात करें तो टीम वर्क तो हमने देखा ही नहीं। चुनाव प्रचार प्रसार की अगर हम बात करते हैं तो यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी यहाँ से कोसों दूर दिखाई दी। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, प्रदेश प्रभारी पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई, टीम वर्क तो कहीं नजर नहीं आया। रिजल्ट आएगा, लिख के रखिए, ऐसा रिजल्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश के उन समीक्षकों को जो बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते थे उनके मुंह बंद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस परिणाम के बाद लोग कहना शुरू कर देंगे कि 2022 उत्तर प्रदेश को फिर से बहाल करने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी 100% कई सीटें इस उपचुनाव में चलिए जीतने जा बिल्कुल, रही मैं है। आपकी करें चूंकि यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है और तमाम पार्टियों ने पूरे जोरों शोरों से जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार भी किया था और आज उनके प्रत्याशी की भाग्य जो किस्मत का फैसला है वो ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। हालांकि नतीजे 10 तारीख को साफ होंगे। चर्चा में हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील मिश्रा हमारे साथ, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, दीपक सिंह है, कपीश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सुनील मिश्रा जी, सीधे तौर पर ये कहना है कांग्रेस पार्टी की ओर से, और अभी आपने सुना भी कि दीपक जी भी क्या कहते हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना है कि परिणाम बताएंगे कि बीजेपी सत्ता में रहती है, यानी कि उपचुनाव में जीतती है या फिर नहीं, लेकिन कांग्रेस का परिणाम बोलेगा, उसका रिजल्ट बोलेगा। ये दीपक जी सपनों की दुनिया में है। यहाँ पर देखिए, इनके राहुल जी, प्रियंका जी एक राजनीतिक पर्यटन में कभी कभी आते हैं, साल 2 साल 3 साल में कभी आ गए, थोड़ा बहुत हल्ला मचा करके चले जाते हैं। जनता उनको बहुत सीरियसली नहीं लेती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था, उनके पास कपीश एक मिनट दीपक जी, मेरी बात है। कपीश जी, इनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई बात नहीं है, सिर्फ कहने के लिए विरोध करते हैं ये लोग। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी है, अपराधी या तो यहां से चले गए हैं और या तो वो जेल में हैं। इसका सीधा उदाहरण कई हैं, अभी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। श्रीवास्तव जी भी जानते हैं, दीपक जी भी जानते हैं। उसके अलावा अगर आप गौर करिए, आज गांव में चाहे शौचालय की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे गरीब हमारी महिलाओं को गैस उज्ज्वला योजना के तहत गैस देने की बात हो, आज गांव-गांव सब एक विकास हो रहा है। कोरोना काल ये 7-8 महीनों में अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ रही, इस नाते क्योंकि हमने जीरो टॉलरेंस के साथ भ्रष्टाचार हमने रोका है। किसी भी प्रकार से हमने यहां भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। माननीय योगी जी 18 घंटे काम करते हैं, उनकी कैबिनेट पूरी 18 घंटे 16 घंटे काम करती है और पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज बनाए गए, प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। तमाम मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए और उसके साथ साथ प्रीति जी, मेरी बात पूरी 2 मिनट और हो जाने दीजिए। उसके साथ साथ कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में, मैं भारत की भी बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीबों को, किसानों को, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को कोई परेशानी नहीं हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे रुपए की बात हो, सबके अकाउंट में बहुत सिस्टमैटिकली और बहुत ही पारदर्शिता के साथ सबको अनाज मिला है, राशन मिला है, पैसे मिले हैं। कोई जिसको स्वास्थ्य की अगर कोई जरूरत थी तो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी गई। आज इसी कारण कोरोना उत्तर प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश विश्व का 5वें नंबर का प्रीति जी एक देश है जनसंख्या के हिसाब से, उसके बावजूद भी यहां पर यह महामारी नहीं फैली। इसका बहुत बड़ा कारण हम लोग माननीय योगी जी को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने अपने नेतृत्व से और अपने कैबिनेट के जरिए, अपने अधिकारियों के जरिए जी, बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर आपने प्रदेश अपनी में बात कोरोना रखी, का अब कपीश जी को अपनी बात रखने दीजिए। कपीश जी, क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई यहाँ कोरोना महामारी नहीं फैल पाई और आज कम होते चले जा रहे की हैं। तरफ से हमने नहीं देखा कि कोई उतरकर सामने आया हो चुनावी रण में, लेकिन बीजेपी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आई थी। जी बिल्कुल, देखिए हम चुनाव को हमेशा गंभीरता से प्रीति जी लेते हैं।
प्रीति जी बता दें कि वो प्रश्न आप हमारे से क्यों। सुनील जी सुनिए, अब थोड़ा धैर्य रखिए। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इन्होंने बड़ी हास्यास्पद स्थितियां परोस दी। दरअसल ये कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति जब से ये आए हैं तब से इन्होंने सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले सर। ठीक है, तो फिर हमें इनके भी शब्दों का जवाब देने दीजिए। बिल्कुल, मैं आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हर पार्टी की एक अपनी रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस जगह पर कैसे चुनाव लड़ना है। एक चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत संगठन धरती पर है और हमारी बूथों पर डबल कमेटियां हैं और हमारे कार्यकर्ता कैडर के कार्यकर्ता हैं। वो किसी पेट्रोल पानी पर आश्रित नहीं होते हैं, न किसी काम पर आश्रित। वो सिर्फ प्रचार और प्रसार और पार्टी के लिए ही काम करते हैं। दूसरी चीज आपको हम ये बता दें कि हमारी जो उपचुनाव में रणनीति रही है, वो आपने देखा होगा इससे पहले जो हमारे विधानसभा चुनाव थे, उसमें भी हमारे अध्यक्ष या बड़े नेता ने कहीं रैली नहीं की थी। उसका कारण ये है कि आप देखिए कि 2 सीटें हम लोगों ने जीती, एक बहुजन समाजवादी पार्टी से ले ली थी और एक भाजपा से ले ली थी। उससे पूर्व आप 2019 के संसदीय चुनाव से पूर्व जो संसद के उपचुनाव हुए थे, देखिए कपिल जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि हमारा जो संगठन इतना मजबूत है, क्या आपको नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर जनता से कनेक्ट करने की कोशिश होनी चाहिए थी? वो कनेक्शन नहीं बिठा पाई है। नहीं प्रीति जी, हम बता रहे हैं वही चीज आपको हम जताने की कोशिश है। मैं जो भी तथ्य परोस रहा हूँ वो सुसंगत होंगे, आपको असंगत नहीं मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, गोरखपुर की जो संसदीय सीट थी 29 साल से उस पर जो है योगी जी कायम थे, तो उस सीट को भी छीनने का काम हम लोगों ने किया था। उस समय भी हमारे बड़े नेताओं ने प्रचार प्रसार नहीं किया था। मैं एक चीज आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, जिसके जनसंवाद से जुड़े कार्यकर्ता होते हैं, गांव मोहल्ले गली टोले के अंदर जो कन्वेंसिंग का काम करते हैं, पान की दुकान से लेके चाय की दुकान और प्रति घर जा करके सरकार की जो नीतियां विफल रही हैं उनको समझाते हैं और हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने जो काम किया था उनको गिनाते हैं। और साथ में ये भी मैं इनसे भी पूछना चाहता हूं कि कोई एक ये योगी सरकार का ऐसा काम बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जिसका शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी उन्होंने कर दिया। तो ये 4 साल की सरकार होने जा रही है, ये नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज मैं कहता हूं, अगर इन्होंने विकास किया था तो विकास की जगह ये विनाश की लीला कैसे हो गई कि -23.9% की जीडीपी चली गई। अगर मैं मान लूं कि कोरोना काल के भी कारण आप कह रहे हैं, तो फिर भी तो मैं कह रहा हूं कि 2014 के अंदर जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आपको आपके हाथ देश को सौंपा था, उसमें 2.47% बेरोजगारी दर थी। आज जो है आपकी 40% है। और 2 मार्च 2020 के अंदर जब कोरोना से पहले के आंकड़े थे तो 9% बेरोजगारी दर थी और उसमें 8.6% जो है वो शहरी बेरोजगारी और शिक्षित थी और 8.4 ग्रामीण बेरोजगारी दर थी। आज तो वो 40% हो गई। 2 करोड़ लोगों को ये नौकरियां दे रहे थे और 2 करोड़ की प्रतिशत इन्होंने नौकरियां छीन ली। ये कहीं नहीं छुपी, चाहे वो नोटबंदी के कारण हो, चाहे जीएसटी कारण हो या ये कोरोना के नरेंद्र कारण, जहाँ की ये सोचनीय विषय है कि जब 500 पे तो लॉकडाउन लगाते हैं और 50 लाख पर ये लॉकडाउन हटा लेते हैं। ये अजीब सी सरकार, ये समझ में नहीं आया कि जहाँ 1.25 लाख लोग मौत के गाल में समा गए और ये न जान बचा सके। नहीं, आपको लगता है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था? आपको लगता है लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था? और अगर लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद जब आपने कहा कि 5 और 50 का गैप आपने गिरा दिया, सर अगर 5 और 50 में अंतर आ रहा है उसके बावजूद अगर लॉकडाउन लगाया जाता है, उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि आर्थिक तौर पर हम कमजोर हो रहे हैं। आप 2 तरफा बातें मत कीजिए, एक तरफा बातें रखिए कि आपको लगता है कि लॉकडाउन, नोटबंदी, तमाम मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ आप जनता के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। विकास की जगह इन्होंने विनाश किया। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर विकास कैसे कल्याण की योजना के बिना तो हो नहीं सकता। कपिल जी थोड़ा सा तो पढ़ लीजिए। अगर बेरोजगारी रोजगारी में बरस रही हो, हमें वहाँ पढ़ाइए, मुझे सारे आंकड़े पता है। मैं आपको खुशहाली के पैमाने से लेकर के देश के अंदर जो बेरोजगारी दर बढ़ी है उससे लेकर के देश की जीडीपी और पर व्यक्ति आय तक मैं आपको जोड़ा सकता हूँ। बास्केट ऑफ कमोडिटीज में किस तरीके से आपने घालमेल किया और आपने किस तरीके से फर्जी रोजगार कैसे बढ़ेगा? किसी से छुपा नहीं। कपिल जी, आप बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप बताइए रोजगार कैसे बढ़ेगा? आप बेरोजगारी का जिक्र कर रहे हैं, रोजगार कैसे बढ़ेगा आप बताइए, आप अपनी सलाह दीजिए बीजेपी पार्टी को। सुनील जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप दीजिए अपनी सलाह।
देखिए बहुत सीधी सी बात, बेरोजगारी की दर 2014 में जब मनमोहन सरकार थी तो 2.47% थी। इसके मतलब ये था कि उस समय बेरोजगारी तो थी लेकिन रोजगार ज्यादा मिल रहे थे। यानी कि जो सरेंडर सीटें हो रही है इस समय, अभी देखिए एनी रेलवे की 10,000 सीटें थी वैकेंट, जो रिटायर हुए थे लोग इन्होंने सरेंडर कर दिया, कोई नई भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। ये संविदा पे नौकरी देते चले जा रहे हैं, उसको आप परमानेंट नौकरी में नहीं गिन सकते। और तमाम सी ऐसी चीजें हैं। इन्होंने क्या किया, सरकार की जो सरकारी, अरे कपिल जी, अभी शिक्षकों की भर्ती की है, जब ये सारी चीजें बेच उनको नियुक्ति पत्र अभी दिया गया है। आप अखबार तो पढ़िए। अडानी जी को सारा चर्चा हुआ जो हमारा एयरपोर्ट 50,000 पुलिसों की भर्ती हुई है। लखनऊ के अंदर जो एयरपोर्ट है, लखनऊ के अंदर जो एयरपोर्ट, चलिए बिल्कुल कपिल जी, मैं आपके पास लौटूंगी, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। दीपक जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है, तो आप ये बताइए कि विकास कैसे होगा आने वाले दिनों में? कांग्रेस पार्टी तो जमीनी स्तर पर उतर ही नहीं रही है, तो ऐसे में विकास कैसे कराया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं समाजवादी के प्रवक्ता भाई कपीस जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आनियर आके कहा मनमोहन सरकार में रोजगार के सृजन थे, रोजगार के अवसर थे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में अवसर नहीं। ये तथ्य है, प्रमाणित तथ्य है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलना बंद कर दे, मुझे लगता है देश का और प्रदेश का कल्याण हो जाएगा। अभी कह रहे थे हमारे भाजपा के साथी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, क्या बता देंगे आज जीडीपी किस स्तर पर है? हिंदुस्तान में सबसे कमजोर जीडीपी उत्तर प्रदेश की है, और हिंदुस्तान सबसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में सबसे कमजोर जीडीपी वाला देश है। अभी कह रहे थे कोरोना से हम मुकाबला करने में जीतते रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। कोविड में हमारे उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश ने दुखद क्षण झेला है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे ज्यादा आंकड़े उत्तर प्रदेश के कई जनपदों के रहे हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, जहां सर्वाधिक मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अभी भाजपा की बातें करते हैं, मैं कहता हूं ये जो आंकड़े गिनाते हैं, चाहे शौचालय हो चाहे गैस हो, कांग्रेस पार्टी के समय की शुरू स्कीमों को नाम बदलकर अपना पीठ थपथपाते हैं। अगर आज कोई स्कीम प्रीति चल रही है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की शुरू स्कीमें हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। चाहे कंप्यूटर क्रांति हो, जब बैलगाड़ी से इनके नेता पहुंच जाते थे, चाहे मनरेगा हो जिसके वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट मजाक उड़ाया था, चाहे एक स्वास्थ्य मिशन हो, एक भी अस्पताल दीपक जी देखिए, यही तो मौका था सरकार में नहीं खुले हैं, सारे कांग्रेस पार्टी से खुले थे। चाहिए था, यही मौका था। जो आप उपलब्धियां यहाँ पर पैनल पर बैठकर गिना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यही उपलब्धियां जनता के सामने रखनी थी, जनता से संपर्क करना था। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में गई है। कांग्रेस पार्टी का यही एजेंडा होगा, फिर से उत्तर प्रदेश को बहाल करेंगे, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, उत्तर प्रदेश को फिर से उत्तम प्रदेश बनाएंगे जिन लोगों ने प्रश्न प्रदेश बना दिया है। और यही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है चुनाव में। उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे साथ जुड़े हुए नवल जी, क्या लगता है आपको, वाकई मुद्दों को नदारद करके तमाम ऐसे मुद्दे उजागर किए जा रहे हैं जो आपसी तालमेल को बिठाने में तो कहीं ना कहीं सटीक साबित नहीं हो पा रहे, लेकिन सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि इन उपचुनाव में चेहरों पर दांव खेला गया है और यही वजह है कि स्थानीय मुद्दे भी गायब थे, हालांकि इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। जी, निश्चित रूप से मुझको लगता है कि जितने भी दल हैं सबकी स्ट्रेटेजी रही कि जो 7 सीटें हैं वहां पे जो प्रभावी स्थानीय नेता है उनको कुछ सीटों को छोड़ दिए जहां पे बाहरी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। ज्यादातर जगह पे स्थानीय नेताओं पे जिनकी एक पहचान हो उनके नाम पे दांव खेला गया है। यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो संगठन से ज्यादा नेता पे ज्यादा जोर दिया गया है। और मुझको लगता है कि एक रणनीति के तहत अगर कांग्रेस की स्पेसिफिक बात करें तो आप देखिए कि जब से नए प्रदेश अध्यक्ष आए और प्रियंका गांधी सक्रिय हुई हैं तो उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की भूमिका है वो असल में कांग्रेस ही निभा रही थी। लेकिन इस चुनाव में मुझको लगता है कि कांग्रेस का कंसंट्रेशन, एक तो बिहार चुनाव तो वहां पे इनके प्रमुख नेता लगे हुए थे, और दूसरी बात यह है कि अपने को सीधे इन चुनाव से कांग्रेस जोड़ना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझको लगता है कि कांग्रेस भी प्रिपेयर है कि बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में नहीं आने वाला है, तो कांग्रेस इस चुनाव से सीधे उसको नहीं जोड़ना चाहती है। तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये काम किया है। हालांकि आप देखिए कि पूरे समय कांग्रेस एक बड़े विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश में जो असली विपक्ष का चेहरा दिख रहा था वो कांग्रेस थी।
बिल्कुल आपके पास भी लौटूंगी और लगातार जो सुनील मिश्रा जी हैं वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, दीपक जी को भी आपने सुना कि किस तरीके से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तमाम मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो झूठ है वो बोला जा रहा है। बेरोजगारी, किसान, तमाम ऐसी समस्याओं का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उनके एक्शन पर? प्रीति जी, दीपक जी सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं। आज अगर आप अरे हम प्रमाण देके बात कर रहे हैं, किसानों से बात करिए, उनके सीधे अकाउंट में आज जन धन योजना के तहत जितने बिचौलियापना होता था सारी चीजें खत्म हो गई हैं। भाई किसान दौड़ा क्यों रहा है, अकाउंट में जाता है। भाजपाइयों गांव से भगा क्यों रहा है? उसके अलावा जो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने गैस क्यों नहीं गरीबों को बांटी? देखिए, इन्होंने शौचालय क्यों नहीं बनाए? आपको भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने मुद्दों को क्यों नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने वादों क्यों नहीं निभाती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद अपनी उपलब्धियों क्यों नहीं बताती है? सरकार का निर्धार बनता है, प्रदेश के हित की बातों नहीं है प्रीति जी, आगे बढ़ रही है, सिर्फ हवाई बातें अपने मुद्दों पर जाइए ना। आप जनता को बताइए कि आपने उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या है। अफवाहें उड़ाना इनका काम रह गया है। आज अगर माननीय योगी जी जनता को माननीय योगी जी क्या दिन किया रात एक करके उत्तर प्रदेश को एक सुदृढ़ प्रदेश, एक सुंदर प्रदेश बना रहे हैं, तो इनको पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। अरे भाई, आपके पास भी मौका था, आपने क्यों नहीं किया? आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, आप लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहे थे, आप गुंडाराज स्थापित कर रहे थे, आप थानों को लूटा जा रहा था। आज की स्थिति में बहन बेटियां, यहाँ की जनता, गरीब किसान एक खुशहाली की तरफ जी रहा है। कोई किसी से रंगदारी नहीं हो रही है, अपहरण नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से अपराधियों का संरक्षण नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में उन अपराधी मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री क्या बैठे मिलते थे? कपिल जी रखिए अपनी बात। इस प्रकार की सरकार को जनता ने देखा है प्रीति जी। आज भी वो जनता भूल ही नहीं है। सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगी। माननीय योगी जी के नेतृत्व। सुनील जी, अब सुनने का मध्य रखिए। आपने जो कहा उस पर मैं जवाब देता हूँ। अक्षरशः कामाबाई को साथ दूंगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आपके सरकार में जो है वो एकदम अपराध समाप्त हो गया है। अपहरण तो एकदम नहीं हो रहा है। इसलिए अपहरण नहीं हो रहा है क्योंकि आपने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। आपने ये विश्व रिकॉर्ड कानपुर के अंदर बनाया कि आपने पहली बार रैंसम दिलाया आपकी पुलिस ने, और जिस शेखर यादव की लाश की बात कही गई कि वो हत्या हो गई, उसकी लाश तक आप बरामद नहीं कर पाए हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 302 को कैसे साबित करेगी आपकी सरकार? तो आप तो कमजोर लोग हैं। आप लोगों के अंदर बिकुर जैसे कांड होते हैं। बलिया के अंदर आपका विधायक जो है वो आईपीसी के सेक्शन 216 का गुनाहगार हो जाते हैं। खुद ही वो भगाते भी हैं, उनको बचाते भी हैं, एविडेंसेस को बचाते हैं। 201 आईपीसी के मुलजिम का काम करते हैं। उन पर तो आपको कोई एफआईआर नहीं लगाते हैं। किस तरीके का सब? नहीं कपिल जी, हम लोगों ने कभी भी बचाने का काम नहीं किया है। कानपुर के अंदर जो है अपहरण उसकी जांच हुई, वो गिरफ्तार हुआ, वो जेल में है। और दूसरी बात समझ लीजिए, आईएसआई से संबंध खुल करके आया था। मध्य प्रदेश के आपके सक्सेना जी जो पार्षद थे वो आईएसआई के एजेंट निकले थे। अब आप कहां तक भाग करके जाइएगा? और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से सारे अपराधी भाग चले हैं या जेल के अंदर हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये अपराध कर रहे हैं जो 7.30% बढ़ गया है? ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा ना। फिर अगर अपराधी नहीं कर रहे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा तो कोई दूसरा कर नहीं रहा होगा। और आप ये बताइए, नाम तो हर एक राजनीतिक पार्टी का सामने आता है सर। क्या आपकी सरकार में क्राइम नहीं था? बात में जी आप ये बताइए कि आपकी सरकार में क्राइम नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। समाजवादी पार्टी ने कभी ये दावा नहीं किया था कि हम राम राज्य की स्थापना कर देंगे इस कलयुग के अंदर। सतयुग की बात का सपना गंगा जल दिखा के नहीं है। वादा नहीं किया तो करना ही नहीं है। अरे प्रीति जी सुन ले, हम अगर एक बात कहें आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हम तारे तोड़ करके आपको दे देंगे, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकता। हम परिकल्पनाओं में जीते, हम सपनों में नहीं जीते। और सपनों में अगर जिलाने का काम करती है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। गंगा जल बता करके नाली का पानी पिला देती है। ये है पब्लिक के साथ धोखा। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने का काम करेंगे, तो इनसे ज्यादा नियंत्रण किया, क्योंकि आज एनसीआरबी के आंकड़े इनके उलट जा रहे हैं। 7.3%। अरे भाई, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी वो जेल में है। बड़ा हुआ है। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जेल में है। 20
सुनील जी सुन लीजिए, आजम खान साहब जेल में हैं, कपिल जी। 20 महिला पत्रकारों का, अरे सुन तो लिए सुनील जी, आपको अपने समय बोलिएगा, मेरा सुन लीजिए। गायत्री प्रसाद प्रजापति मंत्री आपके थे, वो भ्रष्टाचार में अपराध में जेल में है। आजम खान साहब भ्रष्टाचार में जेल में है। अत्याचार का मामला कहीं एक जगह रजिस्टर हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्री समूह का गठन करके जांच बैठाई थी, उस मंत्री समूह की जांच का क्या हुआ? तो ये तो अपने इस तरह के लोगों, जिनमें आनंद साहब बाहर है, पीड़िता घर अंदर है, 164 सीआरपीसी का बयान बदलने की बात कही जा रही है। सेंगर साहब का आपने लीजिए, सेंगर साहब ने नहीं, सुन लीजिए, सेंगर साहब ने पूरी बिटिया के परिवार का सफाया करा दिया और ऐसे बलात्कारी विधायक को ये हृदय से सड़ाए रहे जब तक कि उसने पूरे बिटिया के परिवार का सफाया नहीं करा दिया और दोष सिद्ध नहीं हो गया, तब तक ये इन्होंने झटकने का काम नहीं किया था। आज चिन्मयानंद जी के ऊपर से मुकदमा उठाने की बात होती है। दूसरे तरफ दीपक जी, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो मुद्दों को भुनाने में कहीं ना कहीं असफल साबित होता रहा और यही वजह कि इस बार भी उपचुनाव में मुद्दों को विपक्ष नहीं भुना पाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी लेके जाएगी? बिल्कुल नहीं ले जा पाएगी। मैंने जो बातें कही हमने चुनाव प्रचार में भी कही हैं, और जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिला है, कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही, भारतीय जनता पार्टी सरकार में होती तो अपने सरकार की किए गए कार्यों का वहां पर उल्लेख नहीं करती, जाति धर्म का उन्माद फैलाकर वहां पर बांटने का। 7 सीटों पर कब्जा करेगी? नहीं, हमने ये नहीं कहा 7 सीटों कब्जा करेगी, लेकिन यकीनन कांग्रेस पार्टी 50% सीटों पर कब्जा करेगी। इसको आप रिकॉर्ड पे लिख के रखिएगा, फिर हम आपसे डिबेट इस मुद्दे पर करेंगे। कांग्रेस पार्टी जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में 3 साल की भारतीय जनता, बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने एक चीज और कही थी, कांग्रेस अभी हमारे भाजपा के साथी जिस तरह से झूठ चैनल बोलते हैं, इस बार उपचुनाव में प्रदेश की जनता ने मंचों पर नीचे खड़े लोगों ने जवाब दिया है। जब ये आंकड़ों की बात करते हैं अपराध की, तो उत्तर प्रदेश में 110 अपहरण हुए थे, जिसमें मात्र 9 का खुलासा कर सकी भारतीय जनता पार्टी सरकार। कानपुर की बात हो रही थी, कानपुर में पुलिस के सामने फिरौती का बैग लेकर अपहरणकर्ता भाग गए थे। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तर प्रदेश में जो अपराध के आंकड़े हैं, जो एनसीआरबी का डेटा है, उत्तर प्रदेश में आगजनी, महिला दुराचार, भ्रष्टाचार, अपहरण देश में पहले स्थान पर है, जीडीपी सबसे निचले स्थान पर है, बेरोजगारी सबसे कम। तो तमाम दावे और वादे जो हैं वो जनता बताएगी कि आखिर जनता का साथ, जनता का समर्थन कौन सी पार्टी को मिल रहा है। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी। उपचुनाव का यह रण है और साथ ही यूपी की 7 विधानसभा की सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है, मतदाता पहुंच रहे हैं, ऐसे में अपने मत का अधिकार कर रहे हैं। लेकिन 10 तारीख को तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिर उपचुनाव के रण में कौन